तारीख की सच्ची कहानी मिस्र की मलका। इंसान की तारीख बड़ी बड़ी मज़ेदार, दिलचस्प और पुरस्कार कहानियों से भरी पड़ी है। तारीख हमें बताती है कि शुरू में इंसान देवताओं के आगे बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे, उड़न खटोले बनाकर उड़ा करते थे, आदमी की खोपड़ी खोलकर उसे दोबारा जोड़ दिया करते थे। बाज़ किताबों में लिखा है कि बाबलो नैनवा की वादी में सितारों से कुछ लोग उतर कर आए थे। मिस्र के जादूगर पत्थर में जान डाल देते थे। हमने आपकी दिलचस्पी और आपकी तारीखी मालूमात में इजाफा करने के लिए दुनिया की सारी तारीख में से इंतहाई दिलचस्प, पुरस्कार और हैरत अंगेज कहानियाँ चुन ली हैं और आपको किस्तवार सुनाते जाएंगे। हमारी पहली कहानी कदीम मुल्क मिस्र से शुरू होती है। दरियाए नील बड़ी खामोशी से बह रहा है। इस वक्त आधी रात गुजर चुकी है। कदीम मिस्र के गहरे नीले आसमान पर सितारे सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ये ज़माना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज से पौने 5000 पहले का ज़माना है। हमारी तहजीब की तारीख शुरू हो रही है। ये मिस्र के फ़िरौनों का ज़माना है। दरिया नील के नीले पानी में सितारों का अक्स झिलमिला रहा है। दरिया के किनारे खजूरों के झुंड दूर तक चले गए हैं। कहीं जैतून के दरख्तों के झाड़ हैं और कहीं अंजीर के दरख्तों के झुंड हैं। थीबस का शहर सो रहा है। दिन भर के थके मांदे लोग अपने अपने कच्चे पक्के घरों में आराम कर रहे हैं। सुनसान गलियों में किसी वक्त पहरेदार की आवाज़ गूंज जाती है। दरिया नील के किनारे शहर से बाहर एक पुख्ता मकान में जैतून के तेल का लैंप जल रहा है। उस लैंप की रोशनी में एक उधेड़ उम्र की औरत लकड़ी के संदूक में से पत्थर मापने वाला फीता तलाश कर रही है। 12-14 बरस का एक नौउम्र लड़का जिसका नाम अंबर है उसके पास खड़ा है। अंबर का बाप वहाँ पर 4-5 मील दूर सहरा में एक एहराम में काम कर रहा है। अंबर के बाप का नाम रिजाल है। वो एहराम बनाने में माहिर है। अंबर असल में उस बूढ़ी औरत और बूढ़े बाप रिजाल का बेटा नहीं है। आज से 12-13 बरस पहले अंबर उन्हें दरिया नील की लहरों पर एक नन्ही सी कश्ती में बहता हुआ मिला था। वो ज़माना मिस्र के एक जालिम फ़िरौन का ज़माना था। नजूमियों ने फ़िरौन को बताया था कि उसके महल में एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर उसे जहर देकर हलाक कर देगा। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि महल में जो भी नया बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। 4-5 बरस के अंदर अंदर जितने बच्चे महल में पैदा हुए उन सबको हलाक कर दिया गया। आखिर एक रात अंबर फ़िरौन की मलका नफरीती के यहाँ पैदा हुआ। मलका को मालूम था कि फ़िरौन को पता चल गया तो वो उसे ज़रूर कत्ल करा देगा। उसने अपनी एक कनीज़ के साथ मिलकर बच्चे को एक नन्ही सी कश्ती में लिटाया और दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। उसे यकीन था कि उसका बेटा ज़रूर किसी न किसी किसान या माहीगीर के हाथ आ जाएगा और वहीं परवरिश पाएगा। इस तरह वो कत्ल होने से बच जाएगा और कम से कम जिंदा तो रहेगा। अगर खुदा को मंजूर हुआ और ज़िंदगी रही तो कभी न कभी उसकी बेटे से ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। फ़िरौन को बच्चे की पैदाइश का कोई इल्म नहीं हुआ। उसे यही कहा गया कि मलका के यहाँ मुर्दा बच्ची पैदा हुई है जिसे दफन कर दिया गया है। उधर नन्ना शहजादा अंबर घास फूस की बनी हुई छोटी सी कश्ती में दरिया की लहरों पर बहता हुआ बहुत आगे निकल गया। दिन चढ़ा तो उधेड़ उम्र का एहराम मिस्र का इंजीनियर रजाल दरिया किनारे पत्थर कटवा रहा था कि उसने एक कश्ती में एक बच्चे को देखा। वो उसे उठाकर घर ले आया। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसकी बीवी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अंबर को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। अब अंबर उस घर में पलकर 14 बरस का हो गया था। उसे बिल्कुल नहीं बताया गया था कि वो उनका बेटा नहीं है, बल्कि उन्होंने अंबर को दरिया नील से उठाकर पाला है। वो रिजाल को ही अपना असली बाप और उसकी बीवी को अपनी माँ समझता था। वो दोनों भी अंबर से अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। अंबर अपने बाप के साथ ही बचपन से काम करता आया था और वो भी एहराम बनाने का काम सीख रहा था। इसके साथ ही साथ उसने अपने बाप से जंगली बूटियों से दवाइयाँ बनाने और बीमार लोगों का इलाज करने का हुनर भी सीखना शुरू कर दिया था। उस रात वो भी अपने बाप के साथ शहर से 4 कोस के फासले पर एक नए एहराम की तामीर का काम कर रहा था। उसका बाप रिजाल हमेशा अंबर को अपने साथ काम पर रखता था। अचानक पत्थरों को मापने वाला फीता टूट गया। अंबर के बाप ने उसे घर भेजा कि वो संदूक में से नया फीता ले आए। अंबर घोड़े पर सवार होकर घर आया और माँ से कहा कि उसे अब्बा जान ने नया फीता लेने भेजा है। उसकी माँ ने संदूक में से तलाश के बाद नया फीता निकाल कर दिया और कहा, अंबर बेटा ये लो फीता और होशियार रहकर वापस जाना। अंबर ने हंसकर कहा, फिक्र न करो माँ, मैं एक इंजीनियर बाप का बहादुर बेटा हूँ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। अंबर ने फीता जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाते हुए दरिया नील के किनारे के साथ साथ एहराम की तरफ रवाना हो गया। आधी रात का वक्त था। जैतून और खजूरों के झुंड अंधेरे की स्याह चादर ओढ़े दूर से भूत मालूम हो रहे थे, मगर अंबर को किसी किस्म का खौफ या डर महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए कि वो अपने बाप के साथ अक्सर रातों को काम करता रहता था।
और इधर से कई बार गुजरा करता था। रास्ते में रेत के एक ऊंचे टीले के दामन में अंजीरों का एक छोटा सा बाग था, जिसमें एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में अनातुल नाम का एक दरवेश रहता था। अनातुल दरवेश अंबर से बहुत प्यार करता था। अंबर ने देखा कि अनातुल अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा खुदा की इबादत कर रहा था। अंबर ने घोड़े पर करीब से गुजरते हुए उसे सलाम किया और आगे निकल गया। अनातुल ने आंखें खोलकर अंबर को घोड़े पर जाते देखा और फिर आंखें बंद कर ली। अनातुल दरवेश को मालूम था कि अंबर मलका नफरीती का बेटा है। वो फिरौन मिस्र की औलाद है और शहजादा है। वो इंजीनियर रिजाल का असली बेटा नहीं है, मगर उसने अंबर को कभी नहीं बताया था कि वो मिस्र का शहजादा है, क्योंकि उसे मालूम था अंबर को बताने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर फिरौन को पता चल गया कि उसका बेटा खुफिया तौर पर रिजाल के घर में परवरिश पा रहा है, तो वो उसे गिरफ्तार करवाकर ज़रूर कत्ल करवा देगा। अब तक फिरौन कितने ही महल में पैदा होने वाले शहजादों को कत्ल करवा चुका था। अंबर को एहराम अब सामने नजर आ रहा था, जहाँ उसका बाप रिजाल दूसरे मजदूरों और कारीगरों के साथ काम कर रहा था। फिरौनों के हुक्म से उसके बूढ़े दादा के लिए ये एहराम खास तौर पर बनाया जा रहा था, क्योंकि दादा फिरौन बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल होने को था। इसलिए फिरौन आतून के हुक्म से एहराम जल्दी से जल्दी तैयार करवाया जा रहा था। यही वजह थी कि अंबर के बाप रिजाल को रातों को भी काम करना पड़ रहा था। अंबर ने एहराम में पहुंचकर फीता अपने बाप के हवाले किया और खुद भी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। रिजाल बड़े बड़े कटे हुए चौरस पत्थरों में लोहे की सैनी से निशान लगाता जाता था और अंबर उन निशानों पर याददाश्त के लिए सफ़ेद रोगन फेरता जाता था। दोनों बाप बेटा एहराम के निचले तह खाने में काम कर रहे थे। ये वो तह खाना था जिसके अंदर बूढ़े फिरौन की लाश को ताबूत में बंद करके रखा जाना था। तह खाने की दीवारें कीमती पत्थरों से चुन दी गई थीं। दरमियान में संगे मरमर का एक शानदार चबूतरा बनाया गया था। उस चबूतरे पर फिरौन के ताबूत को हमेशा के लिए रख दिया जाना था। दीवारों के ताकों में सोने के शमादान रोशन थे। उस तह खाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, जो एक बहुत बड़ी पत्थर की सिल थी। ताबूत के तह खाने में रख देने के बाद उस सिल को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही बंद हो जाना था। इसके बाद सिल को कोई नहीं खोल सकता था। उस जमाने में दस्तूर था कि बादशाह मरता तो उसके नौकर कनीजें, खाने पीने का सामान, बर्तन, आराम करने का पलंग और उसके सोने जवाहरात उसके साथ ही तय खाने में दफन कर दिए जाते, क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि मरने के बाद अगले जहान में बादशाह जिंदा हो जाता है और उसे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि 5000 साल बाद आज के ज़माने में जब इन एहराम मिस्र की खुदाई हुई और आसारे कदीमा के माहिर तय खानों की पथरीली सिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए, तो वहाँ उन्हें गुलामों और कनीज़ों की लाशों के पिंजर में मिले। अंबर अपने बाप रिजाल के साथ काम कर रहा था कि उनका घरेलू मुलाजिम पोलका चबूतरे पर रखी जाने वाली संगे मरमर की सफ़ेद सिल उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने संगे मरमर की सिल ज़मीन पर रखी और अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर बोला, बड़े आका, बादशाहों के मकबरे बनाते बनाते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अगर मैं बादशाह होता तो कभी अपना मकबरा ना बनाता। रिजाल ने मुस्कुराकर कहा, पोलका, अगर तुम फिरौन होते तो मैं तुम्हारा मकबरा बड़ा शानदार बनाता। अंबर ने कहा, पोलका, क्या खबर, अगले बरस तुम बादशाह बन जाओ। मुलाजिम पोलका, जिसकी उम्र 40 साल थी और जो एक बैल की तरह हट्टा कट्टा था, हंसकर कहने लगा, छोटे आका अंबर, मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मैं बादशाह बन जाऊँ। मैं तो गुलाम पैदा हुआ और गुलाम ही मरूंगा। बूढ़े रिजाल ने कहा, फिक्र न करो पोलका, मैं तुम्हारी लाश को हनूत करवा कर बादशाहों के मकबरे में ही दफन करूंगा। पोलका कहकर मारकर हंसा और बोला, बड़े आका, ये पत्थर दिल मकबरे बादशाहों ही को सलामत रहें। मेरे लिए मिट्टी की कच्ची कब्र ही बहुत होगी, मगर कभी कभी दिल में ख्वाहिश ज़रूर पैदा होती है कि काश मैं भी बादशाह होता। पेट भरकर मोर, हिरन और तीतर का गोश्त खाता, खरतूम के सेब और यरूशलेम की मीठी अंजीरें खाता और नरम नरम बिस्तर पर सोता और गुलाम मोर के पंखों से मुझे हवा दे रहे होते। बूढ़े रिजाल ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अभी तो उठकर बाहर से पत्थर उठाकर लाओ, बादशाह बनने के ख्वाब फिर देख लेना। पोलका ज़मीन पर से उठा और इतना कहकर बाहर निकल गया। हाय रे किस्मत, बेचारे पोलका, तेरी किस्मत में तो पत्थर ढोने ही लिखे हैं। उसके जाने के बाद बूढ़ा रिजाल और अंबर देर तक हंसते रहे। पोलका उनका बड़ा वफादार गुलाम था। अंबर छोटा सा था जब रिजाल ने ये गुलाम बाबल की मंडी से खरीदा था। उस ज़माने में बड़े बड़े शहरों में हर साल मंडियाँ लगा करती थी, जहाँ गाय भैंसों और घोड़ों के साथ साथ गुलाम भी बिका करते थे। लोग घोड़ों और मवेशियों के साथ साथ अपनी पसंद के गुलाम भी खरीद कर घरों को ले जाते थे। अमीर लोग उन गुलामों से बड़ा सख्त काम लेते। वो दिन भर उनसे खेतों में हल चलवाते, गोडी करवाते, बागों में जानवरों की तरह काम करवाते और बहुत कम खाने को देते। सख्त मेहनत और कम खुराक की वजह से गुलाम बहुत जल्द बीमार और कमज़ोर होकर मर जाते।
अमीर लोग उनके मरने के बाद मंडी से नया गुलाम खरीद लेते।